नमस्कार दोस्तों। आज हम शुक्रवार शाम 9:30 बजे एक शाम देश के नाम और ओएनजीसी के साथ ये मीटिंग की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका कार्यभार संभालेंगे श्री विनय प्रताप सिंह जी और वो डिस्कस करेंगे वर्मी कंपोस्ट पे। स्वागत है विनय जी आपका। नमस्कार सभी देवियों सज्जनों को मेरा नमस्कार। ये बढ़ते हुए समय में जिस प्रकार से रासायनिक खादों का चलन बढ़ता ही जा रहा है और उससे हमारे जन सामान्य के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ रहा है, ये सभी को मालूम है। इसके लिए हमने जो हमारे किसान लोगों ने जो सिस्टम निकाला था जैविक खाद का, तो जैविक खाद में उन्होंने गोबर को से खाद बनाया, उसे एक पिट खोद के उसमें गोबर डाला, उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया। वो 6 महीने के बाद उसमें हमको खाद उपलब्ध होता था और उसकी गुणवत्ता उतनी ज्यादा नहीं थी। इसके बाद फिर अगला विकल्प आया उसका कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद को अपना बेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा, जीवामृत के द्वारा उसको सड़ाना शुरू किया। इसमें हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं और उसको सड़ाने का काम करते हैं। तो उसको भी करने में हमको 4 माह का समय लग जाता था। इसके बाद जो हमारा प्राचीन समय में जो केंचुए बर्म आधारित खाद है, वर्मी कंपोस्ट इसको कहते थे। बर्म मतलब केंचुए, एक खास प्रकार के केंचुए होते हैं जिनकी आंतों में ये अपने उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब उनके अंदर रहता है। तो जैसे ही ये सड़ा गला अपशिष्ट पदार्थ या गोबर खाते हैं और मल रूप में जो त्यागते हैं, उससे जो खाद बनता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो वर्म आधारित खाद, जैसे पहले तो खेतों में ही ऑलरेडी पड़े रहते थे केंचुए और उनका यही काम था, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आकर खाद मिट्टी को खाना और उनके निकलता था वो वर्मी कंपोस्ट कहलाता था। तो ये धीरे धीरे हमने रसायन का प्रयोग किया, आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसको यूरिया और डीएपी और सुपर फास्फेट के रूप में देना शुरू किया। तो उससे ये सब धीरे धीरे नष्ट होते गए, रासायनिक तीव्रता को ये सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे हमारा जो जैविक का तरीका था बदल के रासायनिक में कन्वर्ट हो गया। अब इसके द्वारा जो अपने बॉडी में इम्यूनिटी पावर कम होता जा रहा था, इसके कारण आपने देखा एक कोरोना महामारी भी आई, उसमें भी बहुत से लोग उसमें खत्म हो गए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जैविक की ओर बढ़ने का काम शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में जैविक और तेजी से बढ़ेगा, जैविक खेती और भी तेजी से बढ़ेगी, ऐसा मैं देख रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनता है, क्या होता है और इसमें कितना कितना प्रतिशत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं अन्य उर्वरक जो पौधों के लिए आवश्यक हैं, फसल के लिए आवश्यक हैं, वो कितने मात्रा में कैसा उपलब्ध से कर पाते हैं, इस विषय में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो वर्मी कंपोस्ट, जैसे पहले मैंने बताया कि ये वर्म आधारित खाद है, ये वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो इसके लिए, इसको बनाने की जो विधि है, उसके लिए मैं छोटा सा मॉडल बताता हूं आपको। 9 बाई 30 की जगह 9 फीट बाई 30 फीट की जगह, यानी ये हो गया 2700 स्क्वायर फीट। ये खेत में या खाली जगह जो हो वहां पे, अच्छा ये स्थान भी उठा हुआ होना चाहिए, बाकी जमीन में भूतल है उस पर उठा होना चाहिए 2-1 फुट के लगभग, जिसपे कि बारिश का पानी का भराव ना हो उस पे, और बर्म हमारे जो है उस पे मरे ना केंचुए। तो इस प्रकार उठी हुई जगह होना चाहिए 9 बाई 30 की। एक सैंपल बता रहा हूँ, यानी कि आप और भी अपने सुविधा अनुसार जगह जितनी आपके पास उपलब्ध हो और भी उसको बढ़ा सकते हैं। तो 9 बाई 30 का हमने लिया है। इसमें मतलब इसमें 6-6 इंच का खुदाई करी, इसकी 6 इंच का खोदा गया, गड्ढा बनाया गया 9 बाई 30 में। अब इसको ईंटों के द्वारा चारों तरफ से इसकी बाउंड्री बना दी, 1-1, 2-2 ईंटें लगा के चारों तरफ से बाउंड्री बना दी। और 9 फीट का जो चौड़ाई थी, तो उस चौड़ाई में से फिर 1-1 ईंट फिर लगा दी गई, यानी 4 फीट के
4-4 फीट के 2 बन गए, 4-4 8 और 1 फीट में ईंटें लग गई 9। तो ऐसे 4x30 के 2 बेड बन गए। इस प्रकार से हमें बेड बनाना पड़ता है। तो 4x30 के 2 बेड बने। इसमें आप प्लास्टिक की पन्नी इसको बिछा लेते हैं और इसमें हमारे पास जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में गोबर है, किचन से निकला हुआ आपका सब्जी उनका अपशिष्ट है और सूखी पत्ती है, इस प्रकार जो भी कचरा है वो हम सब इकट्ठा कर लेते हैं और इसमें 1 से 1.5 फीट ऊंची परत इसकी लगा देते हैं, इस कचड़े की, गोबर की, जो भी है। अच्छा, वो गोबर भी डायरेक्ट नहीं लगाते, जो गोबर हमको प्राप्त होता मवेशी से, तो उसको भी हम 3 से 4 दिन तक इसको पानी डाल डाल के उसको ठंडा करते हैं। ताजा गोबर बहुत गर्म रहता है, इसके अंदर मीथेन गैस रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो इससे मीथेन जो है ना इतनी गर्म रहती है कि उसमें यदि आप डायरेक्ट केंचुए डालेंगे तो वो जल जाते हैं और मर जाते हैं केंचुए। तो इसलिए हमें उसको पानी डाल के 4 से 5 दिन तक उसको ठंडा करना पड़ता है ताकि उसमें जो मीथेन गैस है ये सब उड़ जाए। इसके बाद अब ये जो गोबर बचा इसको उठा के ऐसे शंकु के आकार में लाइन से ऐसे बिछाना शुरू कर देते हैं। 4x30 के 2 बेड हमने जो बनाए हैं उसमें ऐसे शंकु आकार में ऊपर से इस प्रकार से शंकु आकार में बिछाना शुरू कर देते हैं पन्नी के ऊपर। अच्छा, ईंटें इसलिए लगाई जाती है कि केंचुए उसमें से निकल के बाहर ना भाग जाए। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान रखने की कोशिश करते हैं, 40 से नीचे। और जब इस प्रकार से हमने बेड बना दिया और 6 से 7 दिन पुराना गोबर हो गया, मीथेन इसकी निकल चुकी है, अब इसमें हम केंचुए जिसकी 15 से 20 किलो के लगभग केंचुए में डाल देते हैं 9x30 में। अच्छा, केंचुए डाल के और फिर उसके ऊपर फिर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करके, और ये प्याल जो रहती है, प्याल जिसे किसान लोग जला के नष्ट कर देते हैं, उस प्याल को इकट्ठी करके उसके ऊपर बिछा देते हैं ताकि उसमें छाया हो जाती है। अब ठंड के दिनों में तो इसमें 1 आध हफ्ते बाद 1 या 2 पानी दे देते हैं, लेकिन गर्मियों में इसमें रेगुलर पानी देना पड़ता है क्योंकि उसकी नमी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि नमी नहीं बनाई गई तो केंचुए भाग जाते हैं वहां से या मर भी सकते हैं गर्मी में। तो इस प्रकार से हमने पूरा स्ट्रक्चर बना लिया और उसको अब 30 दिन तक उसमें पानी डाल डाल के उसको 4-6 दिन में पानी डाल डाल के उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, नमी को मेंटेन रखते हैं। इसमें अब केंचुए अपना कार्य शुरू कर देते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे जाते हैं वो, और मिट्टी खाते जाते हैं, गोबर खाते जाते हैं और मल रूप में उसको त्यागते भी जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी रात और दिन उनकी प्रक्रिया चालू रहती है। अब इसको 30 दिन के बाद 40वें दिन इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा भुरभुरा खाद हो जाता है, वही वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। उसकी पहली लेयर हम उतार लेते हैं, फिर 4-5 दिन बाद फिर सेकंड लेयर उतारते हैं, फिर 4-5 तीसरी लेयर। इस प्रकार से हम 10 से 15 दिन के अंदर पूरा खाद हमारा बन के तैयार हो जाता है, उसको हम निकाल लेते हैं। अब इसको निकाल कर हम छन्ना जो रहता है जाली वाला, उसके अंदर इसको छानते हैं। छानने से क्या होता है कि बारीक खाद नीचे गिर जाता है और केंचुए ऊपर ऊपर रह जाते हैं। इन केंचुओं का हम फिर से उपयोग कर लेते हैं, दूसरे वैसे ही बेड बना के उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमको 40 दिन का समय लग जाता है, या कहिए कि महीने सवा महीने का समय लग जाता है। तो इसमें जो हमको खाद मिलता है ये करीबन 6 कुंटल के लगभग, यानी पूरा 9x30 में 12 कुंटल मिलेगा। 4x30 में 6 कुंटल और फिर दूसरे 4x30 में 6 कुंटल। हमने 9x30 का बेड बनाया था, तो इसमें हमको 12 कुंटल खाद मिलता है। और वर्मी कंपोस्ट की जो कीमत है 8 से 9 रुपए, फिर 10 रुपए केजी तक बिकता है। तो हम इसका मरा हुआ रेट 6 रुपए किलो भी लगा लें तो हमको 36,000 रुपए का ये 9x27 में वर्मी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाता है 40 दिन में। और 6 रुपए में तो आराम से किसान भी खरीद लेगा, या गवर्नमेंट एजेंसी भी लेती हैं, वो उनको भी दे सकते हैं। उन्हें पता लग जाए कि आप इस प्रकार से बना रहे हैं तो आपसे खरीद सकते हो। तो ये आय का जरिया भी हो गया बेरोजगार किसानों के लिए, और हमारे खेत के लिए बहुत जबरदस्त वर्मी कंपोस्ट एक खास अच्छा उर्वरक भी प्राप्त हो गया। इसके स्थान पे हम जो फास्फोरस देते थे, DAP, यूरिया, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसमें जो
परसेंट है नाइट्रोजन का। ये साधारण खाद गोबर से जो हम बनाते हैं, गोबर खाद, ये पेट खोद के और उसको 6 माह तक सड़ाते हैं, उसमें 0.3 से 0.5% नाइट्रोजन आती है। और जो कंपोस्ट खाद हम बनाते हैं जिसमें कि 4 माह लगते हैं आपका बेस्ट कंपोजर और दूसरे प्रकार से, तो इसमें 0.5 से 1% नाइट्रोजन होती है। यानी गोबर खाद में 0.3 से 0.5% और कंपोस्ट खाद में 0.5 से 1%, और इस वर्मी कंपोस्ट में 2.2 से 2.5 यानी 2.2 से 2.5% नाइट्रोजन होती है। यानी नाइट्रोजन की बहुत अधिक मात्रा इसमें हमको प्राप्त हो जाती है अन्य खादों की तुलना में। इसी प्रकार फास्फोरस भी 1 से 1.5% मिलता है, जबकि 0.4 से 0.6 गोबर खाद में मिलता है और 0.5 से 1% जो आपको कंपोस्ट खाद में मिलता है। और वर्मी कंपोस्ट में 1 से लेके 1.5% फास्फोरस मिल जाता है। और गंधक इसमें हमको 1.5 से 2% मिलता है, कि अन्य खाद में 0.5 से 1% के लगभग मिलता है। इस प्रकार से देखा जाए तो इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और आपका गंधक, अन्य प्रकार के और भी जो उर्वरक हैं जो पौधे के लिए आवश्यक है, मिलता है। और सबसे बेस्ट खाद इसको माना जाता है जैविक खाद में। इसमें हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार का भी एक मैंने बताया साधन। यदि जैसे 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, और मैंने आपको बताया है 2700 स्क्वायर फीट का, 9 गुणे 30, 9 2700 स्क्वायर फीट हो गया। अब ये 43,560 स्क्वायर फीट 1 एकड़ में होते हैं। इसमें आप 10 से लेके 12 वो बेड डाल सकते हैं, 9 बाई 30 वाले। तो एक बेड का 60, मैंने बताया कि ये साल में 5 बार इसको निकाल सकते हैं। एक बार में इसकी 36,000 रुपए कास्ट बनती है, यानी 60 कुंटल आपका वो हो गया। जैसे मैंने बताया 4 बाई 30 में 6 कुंटल, तो फिर दूसरे 4 बाई 30 में हो गया 6, तो 12 कुंटल का आपका 9 बाई 30 में बनता है खाद। तो 12 कुंटल और 5 बार यदि निकालेंगे साल में तो 12 पंचे 60, तो 60 कुंटल का आपका ये उत्पादन आता है एक साल में इसका। और 6 रुपए जब गिरी से गिरी कीमत भी अपने लगाई तो 6 36,000 रुपए आपका ये पर ईयर का इसमें लाभ मिलता है, केवल 2700 स्क्वायर फीट में। और 1 एकड़ में यदि आप 12 भी बना लेते, 10 भी लगा लेते, 3,60,000 रुपए का इसमें बनता है। ईमानदारी से और बिल्कुल तरीके से किया जाए तो 4 से 5 लाख रुपए की इसकी इनकम हो सकती है। तो ये एक किसानों के लिए तो है ही फायदे का फायदा, बेरोजगार युवकों के लिए फायदा है। और कास्ट के नाम पे इससे बहुत कम कास्ट लगती है, तो इसको लिया जा सकता है, इसको किया जा सकता है। और इसमें जो टेम्परेचर का विषय ध्यान रखना पड़ता है, नमी का विषय ध्यान रखना पड़ता है। और केंचुए की कास्ट जहां तक आप कहेंगे तो केंचुआ 250-200 रुपए किलो के हिसाब से उपलब्ध हो जाते हैं। केंचुए में भी जो सीनिया फटीरा करके ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, वो केंचुआ इसके लिए बहुत उपयुक्त रहता है। ये टेम्परेचर अधिक भी हो जाए या कुछ ज्यादा पानी भी डल जाए, उसमें भी ये विपरीत परिस्थितियों को सहन कर लेता है, खत्म नहीं होता, मरता नहीं जल्दी। एक जय गोपाल ब्रांड है, जय गोपाल नाम से चला, वो केंचुआ भी बहुत उपयुक्त है इसके लिए। और वैसे तो हर प्रकार केंचुए, लेकिन 2-3 प्रजातियां जो है इसके लिए खास हैं। तो यही मेरा है किसान भाइयों से भी, सब लोगों से, कि इस खाद का उपयोग करें और केमिकल से बचें। और बहुत ज्यादा बन जाए, जितना आप 1 एकड़ में फसल लेकर नहीं प्राप्त कर सकते, उतना 1 एकड़ में इसको प्लांट लगा के, प्लांट तो कुछ नहीं है, छोटी ऐसे पनी बिछा के इसको ईंट ईंट लगा के इस प्रकार बना लेते हैं, तो 1 एकड़ से उतना अधिक इसमें फायदा मिलेगा। ज्यादा जमीन है तो 1 आध एकड़ में आप इसको कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यही छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, और इस विषय में मैंने अपना रखा पक्ष जो भी है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच विनय जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज हमारे साथ नए मेहमान भी हैं, मेरे 2 क्लासमेट्स हैं आज, तो डॉक्टर राम मनोहर और डॉक्टर संगीता। तो मैं डॉक्टर्स को ही पहले एड्रेस कर रही हूँ, और मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि
आप क्यों ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं इस विषय में इंटरेस्टेड क्यों हूँ? क्योंकि देखिए, अगर हमारी सब्जियों में अगर हमारे जो असेंशियल मिनरल्स हैं वो अगर नहीं रहेंगे तो हमारी बॉडी में वो डेफिशिएंसी हो जाएगी। जैसे अभी हमारे यहाँ कोई मेहमान आए थे और उन्होंने बोला कि वो अमेरिका गए थे और उन्होंने इतना बड़ा गोभी का फूल, एकदम सफेद झक, उसमें कोई लाइट येलो कलर नहीं है और खाने में वो बिल्कुल बेस्वाद। बोले इतना बड़ा, मतलब हमारी 5 फूल गोभी मिल जाए तो एक फूल गोभी उनके यहाँ आती है यूएसए में, और उसमें जीरो टेस्ट, क्योंकि वो इस तरह से उगाया जाता है, इस तरह से बड़ा किया जाता है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं आते न्यूट्रिशनल। तो अगर हम, जैसे विनय सर ने बताया कि ये सारी जो हम प्राकृतिक चीजों से अगर हम सब्जियां या फल उगाते हैं तो हमारे शरीर को जो एलिमेंट्स चाहिए, स्पेशली मैग्नीशियम, जो ये पेस्टिसाइड्स आए हैं उन्होंने हमारे सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में से मैग्नीशियम को डिप्राइव कर दिया है, और हमारी बॉडी में जब मैग्नीशियम की कमी होती है तो मुझे पता है कि ऑलमोस्ट 50% से अधिक डॉक्टर्स बहुत जल्दी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और हमारा बहुत सरल तरीका है कि हम नेचुरल खेती पे आ जाए ताकि वापस से हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो एलिमेंट्स मिल जाए जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो मैं डॉक्टर संगीता को आमंत्रित कर रही हूँ अपने विचार रखने के लिए। नमस्कार। एक्चुअली ये वर्मी कंपोस्टिंग इज नोन टू मी सिंस 20 years। मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर है, एनवायरनमेंट के पीएचडी हैं, तो ही यूज दिस, उनकी थीसिस टॉपिक भी यही है, बेगेसिस में अर्थवर्म को यूज करके फिर फर्टिलाइजर्स बना के उसको यूज करवाया था। तो ही यूज दैट बेगेसिस, मतलब शुगर केन जब शक्कर बनती है उसके बाद जो वो बेगेसिस निकलता है उसको वर्मी कंपोस्ट जैसा यूज करके फिर उसको फर्टिलाइजर बनवा के प्रोड्यूस करवाया था। और क्योंकि मैं एज अ डॉक्टर थी तो हम लोगों ने प्लेसेंटा को भी यूज किया था अर्थवर्म के साथ। और रियली बहुत अच्छी, जो आप बता रहे हैं ना, जो बायोकेमिस्ट्री की, उसमें इतना अच्छा नाइट्रोजन था, इतना अच्छा फास्फोरस था, एंड बहुत ही अच्छी कंपोस्ट बनी थी प्लेसेंटा को डिग्रेड करने के लिए। और मैंने खुद ने पर्सनली प्लेसेंटा प्रोवाइड किया था क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे हॉस्पिटल से दिया था, और 3 to 5 days में पूरा प्लेसेंटा वॉज खत्म और पूरा अर्थवर्म ने उसको खा लिया था with the proper temperature and everything. So this vermi composting is known to me since 20 years, और रियली वी हैव टू प्रमोट दिस थिंग, यानी हमें इस चीज की जागरूकता लानी है। इतनी सिंपल चीज है, इतनी इफेक्टिव है। बस मैंने खुद ने ना अर्थवर्म लाके उनको यूज करने की कोशिश करी थी वो मर गए थे। मतलब मैं क्या करूं, मतलब लिटरली बता रही हूँ। इसलिए उसकी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन बताएंगे आप? मतलब जी प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि वो बता, वो ये अंडे लाना, इसमें से ये वाले अर्थवर्म लाना, इनको मिलाया, इनमें पानी डाला, इधर मिट्टी डाली, पता चला वो खत्म हो गए। और फिर बाद में प्लेसेंटा का थोड़े दिन तो हम लोगों ने करा, और बाद में फिर वी वर नॉट एबल टू डू इट। मैं तो रिकरेंटली इसको यूज करवाना चाहती हूँ हमारे बायोमेडिकल वेस्ट में भी, अर्थवर्म को। तो अगर कहीं आपके पास कुछ इसका कलेक्शन हो डाटा का जिसमें प्लेसेंटा यूज कर रहा है, क्योंकि वी कैन बी द पायोनियर फॉर यूजिंग दिस थिंग एंड कन्वर्टिंग। जैसे वो मेरे हस्बैंड ने सजेस्ट किया था कि पहले जमाने में क्या होता था, जो डिलीवरी होती थी तो वो आंवल को भी ऐसे डिस्पोज नहीं करा दिया जाता था, उसको एक है ना वैसा माना जाता था, क्योंकि वो भी एक पार्ट होता था ना। प्लेसेंटा वाज आल्सो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द, जो बच्चा उसका पैदा हुआ है माँ के, तो उसको पेड़ मतलब गमलों में लगा के उसमें वो डाल के और टू प्रोवाइड देम, ये कुछ लोगों ने करा भी था। तो वी कैन डू दिस थिंग और वी कैन प्रमोट दिस थिंग अपार्ट फ्रॉम वर्मी कंपोस्टिंग फॉर द ये डोमेस्टिक वेस्ट और ये वाली फूल पत्ती वाला वेस्ट और गोबर, हम ये भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इट हैज टू बी
मतलब ये बहुत अच्छी चीज है कि हम सब लोगों में इस तरह की जागरूकता दें कि जो खाद बनेगी वो इतनी अच्छी होगी, और लोगों को ये मैसेज कन्वे करें कि जैसे अभी क्या होता है, हमारे यहाँ 20 डिलीवरीज होती है और एक डिलीवरी में 500 ग्राम प्लेसेंटा निकलता है। तो मतलब 10 किलो के प्लेसेंटा को तो डिस्पोज पर डे करना ही रहता है हम लोगों को। और उसके लिए अभी क्या सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आउटसोर्सिंग हो रही है, और फिर वो इंसिनरेटर में जाता है, फिर उसका पूरा सब वो बन जाता है, उसका कोई यूज तो रह ही नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं हम इसका ऐसा उपयोग करा दे कि इसको कंपोस्ट जैसा उसके प्रमोट करा दे, और अपन पायनियर बन जाए कि भाई एमपी में ऐसा हो गया, इंडिया में ऐसा हो गया, तो इट वुड बी अ गुड थिंग। और ये तो बहुत अच्छी चीज है जो माननीय इन्होंने विनय जी ने बताया है कि इसको तो हमको यूज करवाना ही चाहिए। जैसा सुषमा कह रही है कि वाकई में ये जो बड़े बड़े गोभी के फूल आ रहे हैं, लोगों को एक्चुअली टेस्ट कैसा होता है ये पता ही नहीं रहता है ना। अभी तो सब लोगों को यही समझता है कि खाना खाना है और अपनी एनर्जी मिल जाएगी और हम बिल्कुल फिट हो जाएंगे, बस नथिंग एल्स। पता चल रहा है कि वो मैग्नीशियम इज नीडेड टू स्टेबलाइज द कैल्शियम, भला है वो 1 मिलीग्राम पर डे है, पर हमारे पास उसके सोर्स ही नहीं है। तो वाकई में ये जो इन्होंने आज रखा है टॉपिक, इट वाज वेरी गुड, और मैंने मेरी तरफ से जो शेयर कर सकती थी ये शेयर किया है। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी जानकारी है और बहुत ही अच्छे विचार हैं। और देखिए हमारा ग्रुप इतना अच्छा है कि आज अगर मैं देखूं तो बहुत सारे डॉक्टर्स दूसरी दिशा में जा रहे हैं, पर संगीता जो है हमारे देश के भले के लिए सोच रही है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि हम ये प्लासेंटा को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी खाद कैसे बना सकते हैं। करें, वी मतलब हैव टू, बहुत ही जबरदस्त आइडिया है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन आप सोचो, देश में हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, हर सेकंड एक प्लासेंटा मिल रहा है। इतने सारे प्लासेंटा को अगर हम वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाते हैं तो हमको तो पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही नहीं है। हमारे देश में पता है किस चीज की कमी है, हमको हम हमारे बुजुर्गों से जानेंगे कि किस चीज की कमी है। आइडिया और आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन की। ये नहीं है कि इंटेलिजेंस कम है देशवासियों में, बिल्कुल नहीं। भारतीय मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, पर फिर भी हमारा देश आगे क्यों नहीं जा रहा है? मुझे लगता है आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन, या फिर हमारे बुजुर्ग और बता पाएंगे। पर आई रियली अप्रिशिएट संगीता's आइडिया। यस, कमिटमेंट। आई रियली अप्रिशिएट संगीता's आइडिया कि प्लासेंटा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ विनय जी प्लीज। हाँ, मैं यही जानना चाह रहा था मैडम संगीता मैम से कि ये केचुए क्या प्लेसेंटा को खाएंगे क्या, क्योंकि अभी तक हमने। ये तो मैंने हाँ। पर्सनली देखा है। मतलब अच्छा। मेरे हस्बैंड ने एमटेक स्टूडेंट से ये करवाया था। जी प्लेसेंटा मैंने प्रोवाइड कराए थे। जी प्लेसेंटा के ऊपर हम लोगों ने वो मिट्टी डाली थी और अर्थवर्म्स डाले थे, जी जी उसको रख दिया था। जी और ये जैसा आप बोल रहे हैं ना, उसकी ह्यूमिडिटी और वो सब मेंटेन करी थी। जी और चौथे पांचवें दिन वहां प्लेसेंटा नहीं दिखाई दे रहा था। जी। लेकिन केचुए भी खत्म हो गए, आप कहे ना नहीं, केचुए। केचुए उस समय नहीं खत्म हुए थे। जी केचुए तो मतलब पूरे नहीं खत्म हुए थे। जी एक्चुअली क्या था कि प्लेसेंटा को भी आप पूरा पूरा नहीं डाल सकते थे, उसको भी जी जी श्रेड करके डालना था। जी। हाँ, कुछ यू ज्यादा कैन हो गए नॉट होंगे तो फुल उनको। जिसको जी वो खा पाए। जी हाँ, तो वो उन्होंने उसकी खाद बना दी थी। उसका जी सोडियम नाइट्रोजन कंटेंट अच्छा, फास्फोरस कंटेंट अच्छा। पर जी। इसको लार्ज स्केल में हम प्रमोट कर सकते हैं, फिर वो ज्यादा मतलब वो एमटेक करवा दिया उन्होंने स्टूडेंट्स को, उसका रिजल्ट निकलवा दिया। पर उसके बाद मैं उसको फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाई। मैंने हाँ बस तो मैडम इसलिए शेयर किया आपसे यही कि ये थोड़ा सा। तो मैंने देखा हुआ है। मैं जी एमटेक तो की यही। आपको थीसिस भेज दूंगी अगर आप कहेंगे तो, जी जो जी 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 इन्होंने जी करवाई है मेरे हस्बैंड ने। जी। मतलब इससे क्या है, केचुए के हेल्थ पे असर अच्छा नहीं पड़ा इससे, क्योंकि वो ज्यादा नहीं चल पाए। जबकि हमको केचुए को मल्टीपल करना, उनकी संख्या को बढ़ाना है। उनके अंडे भी होते हैं, उनका जो जर्मिनेशन उनके अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा मेरे को लगता है कि हाँ, प्लेसेंटा से वो उनको या तो नुकसान हमने पहुंचा है। टाइप जी ऑफ अर्थवर्म कोई यूज किया होगा जो कि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मेरे में बी लाइक दैट, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। है ना। क्योंकि ये तो यस। अपन अपने आप इतने बढ़ते जाते हैं कि बाद में केंचुए बेचना पड़ते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं। हाँ और तो केंचुए वो भी 250 से 300 रुपए किलो बिक जाते हैं। तो मेरा मतलब है कि ये सिस्टम, ये तरीका जो मेरे को कुछ जम नहीं रहा है, क्योंकि इसमें केंचुओं को नुकसान पहुंच रहा है।
केचुए तो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं कृषकों के, तो उनके स्वास्थ्य पे भी हमें ध्यान देना है। केचुओं का मिट्टी है, सड़ा गला अपशिष्ट ये खाते हैं वो, है ना, और आंतों से वो फिर उनके आंतों में जो रहता है नाइट्रोजन फास्फोरस वो निकलता है मल के रूप में, देखा वही है, है ना। वो हाँ, एक्चुअली मरे प्लेसेंटा से नहीं थे, मे बी हाँ, कोई टेम्परेचर की गड़बड़ हुई हो, ह्यूमिडिटी या की गड़बड़ हुई, उसको खाने से उनके अंदर का खाने की टेम्परेचर बढ़ गया गड़बड़ हो हुई हो, कुछ, हाँ कुछ ऐसा ऐसा कुछ हुआ। लगता है ये। वो प्लासेंटा को भी उस तरह से ठंडा करना होगा जिस तरह से गोबर को ठंडा जी, करना पड़ता जी, है, कुछ सड़ा के उसको फिर क्योंकि डालना हमारा पड़ता बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। है। हाथ लगाने हमारा से ही जो व्याकुल हो जाता है। हमारा जो करा ब्लड था है, ना, जी, हाँ वो श्रेड करके करना पड़ा था उसको। हाँ, श्रेड करके, वैसे जैसे मैं इन्होंने shred क्या बोला कि गोबर की करके डाला खाद को था। ये 4 दिन ठंडे पानी में रखते हैं हाँ, एक और हफ्ते फिर तक भी यूज, रखना पड़ता है। 1 हफ्ते। तो इसी तरह हमको भी वो प्लासेंटा को ठंडे पानी में छोड़ देना है, और जब उसकी गर्मी पूरी खत्म हो जाए तब हम यूज करेंगे। तो मुझे लगता है संगीता, वो जैसे विनय जी बोल रहे हैं कि अर्थवर्म्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए। हाँ, और मैं आपको बताऊं, मैं तो अर्थवर्म्स को मतलब मेरे गार्डनर से मंगाते मंगाते मेरे को आज 3-4 साल हो गए, मेरे पास एक भी नहीं आया अभी तक। वही हाँ, लाने की मुश्किल हो जाती है, हाँ, मैं कह रही हूँ ना, मिल ही नहीं पाते, हाँ। जबकि अपन अपने गार्डन में डालना चाह रहे हैं तो। उसी गोबर में इतने अंडे मिलेंगे आपको, असंख्य अंडे, और उनके छोटे छोटे बच्चे होना शुरू हो जाते हैं। वो बहुत करेक्ट मेथोडोलॉजी होना, तो जैसे विनय जी हाँ, बता रहे हैं, हाँ, टेम्परेचर का ध्यान रखो, पानी ह्यूमिडिटी का ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो, तो वो हाँ, मल्टीप्लाई होते हैं। और फिर हम बहुत सारे, मतलब जो एक्सपर्ट हो जाए ना जी, अपने जैसे किचन आप गार्डन, या एक्सपर्ट हो गए हो, हम लोग अभी और नहीं, इसको नहीं, विनय जी करेंगे। एक्सपर्ट हो गए, तो नहीं, नहीं, सपोज हमारे शहर में कोई एक्सपर्ट हो जाए तो वो एक एक थैली तो सबको दे सकता है ना। जी, जी, जैसे आप बता रहे मल्टीप्लाई हो जाते। मैं डॉक्टर राम मनोहर कुरे को आमंत्रित कर रही हूँ। मैं इतने खुशी से बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर कुरे मेरे ही डिपार्टमेंट में पीडियाट्रिक्स में हमने साथ साथ एमडी किया। जी। डॉक्टर, आप कुछ अपने आइडियाज शेयर करना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट। थैंक यू हाँ, कुसुमा। हाँ जी। मेरा ज्वाइन करने का 2-3 कारण थे, और अब दिमाग में 2-3 बातें और आ गई हैं। एक तो वही, मैं अपने घर के किचन गार्डन के लिए थोड़ा बहुत कुछ बना सकूं क्या, ऐसा मेरे भी दिमाग में था। तो अभी भी सोच रहा हूँ, इतनी बड़ी जमीन तो नहीं है, छोटी सी जो 2 बाई 4 की ऐसी होगी या 1.5 बाई 4 की ऐसे होगी कुछ जगह, उसमें मैं कोशिश करूंगा इसको। केचुआ कहाँ मिल पाता है नहीं मिल पाता है ये भी नहीं पता, बट मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको अपने घर के लिए बनाने के लिए, क्योंकि घर के गार्डन के लिए, गार्डन तो ज़्यादातर मेरी वाइफ ही देखती हैं, लेकिन उसके लिए खाद हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। और मेरे दिमाग में हमेशा से रहा है कि जो किचन वेस्ट निकलते हैं उसको किसी भी तरह से, इफ नॉट वर्मी कंपोस्ट, तो ऐसे कॉमन कंपोस्ट किया जाए करके। दूसरी बात ये है जी, विनय जी का ये यदि यूट्यूब में अवेलेबल हो, तो मैं अपने गाँव के साइट में जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ मैं डालना चाहूँगा, ताकि वो लोग भी सीखें और कुछ फ़ॉलो कर सकें। क्योंकि गाँव में मैं रहा हूँ, हम लोग गोबर की कंपोस्ट तो बनाते थे, मैं अपने हमारे घर में ही बनता था और खेतों में यूज़ होता था। आजकल धीरे-धीरे ये हो रहा है, तो मैं उनको डालना चाहूँगा। तीसरी चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी समय से आ रही है, वो प्रॉब्लम है पराली जलाने की। पराली का क्या उसका कंपोस्टिंग के लिए यूज़ हो सकता है? मैं पराली की 2-3 इंडस्ट्री क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तो कंपोस्टिंग के लिए, दूसरा पेपर इंडस्ट्री, और तीसरा कार्टून के जो पैकिंग इंडस्ट्री बनाते हैं, वो लोग पराली को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं और जलाते हैं, वेस्ट भी होता है और धुआँ भी होता है। ये 2-3 चीज़ें ये थी मेरे दिमाग में। आप कुछ प्रकाश डाल सकें मीना जी? जी, पराली का तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो हम जो बेड लगाते हैं वर्मी कंपोस्ट के 4x30 के 4x30 के लगाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये तो हम खेतों के लिए डिमांड कर रहे हैं। आप यदि किचन के रूप में करें 3x2 का भी लगा सकते हैं, छोटा सा, और उसमें भी 1-1.5 फीट ऊंचा गोबर का या कोई भी अपशिष्ट किचन के उसका भी लगा सकते हैं। उसमें भी 1 किलो आधा किलो केंचुए छोड़ सकते हैं। अपने आप मल्टीपल होना शुरू हो जाएंगे केंचुए भी, और रात और दिन काम करते हैं। ये लोग थकते नहीं है और बैठते नहीं, आराम नहीं करते अपने से। ये लगातार 24 घंटे काम करते हैं और बड़े तेजी के साथ एक खाद का निर्माण करते हैं। तो आप किचन के लिए बना सकते हैं।
और पराली जो है इसमें इसको बेड को ढांकने के काम आती है, या तो इसके ऊपर छाएदार कोई चीज हो, तो छाएदार चीज हो तो और भी अच्छी बात है। जैसे घरों में तो आप गमले को उठा के अंदर रख लेंगे, कोई ड्रम है प्लास्टिक का कटा हुआ उसमें बना सकते हैं आप। और ये तो जब खेतों के लिए हम बनाते हैं तो उसका हमने बताया था कि 2700 स्क्वायर फीट का हमने बताया था। 1 एकड़ में से 10 से 12 बेड लग जाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा खाद मिल जाता है। फिर आपका यूरिया, डीएपी, ये जो दूसरे केमिकल हैं इनकी जरूरत ही नहीं पड़ना है, इसी में काम चल जाएगा, है ना। पैसे भी बच रहे हैं और आपका ये भी बच रहा है। अच्छा, आप अभी कह रहे थे कि आप गोबर खाद से आप बनाते थे, तो गोबर खाद में मैंने बताया था नाइट्रोजन का परसेंटेज 0.3 से 0.5% नाइट्रोजन मिलती है, और इसमें आपको 2 से 2.5% तक मिलती है, 2.25 से 2.5 तक। और इसमें गोबर भी आपका कम लगता है। अब इसमें आपका गोबर बहुत ज्यादा लगता है, ये आपका जो कंपोस्ट खाद बनाते हैं, और इसमें तो बहुत कम मात्रा में गोबर लगता है। तो कम इनपुट, जी, इसमें कम इनपुट में अधिक लाभ आपको मिल रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी। है ना, जितना आप गोबर इसमें डालेंगे कंपोस्ट में, तो उसमें तो कई बर्मी कंपोस्ट के बेड तैयार कर लेंगे, और अधिक गुणवत्ता वाले। तो आप गांव जाएं तो इस प्रकार का आप थोड़ा किसानों भाइयों को आपका एक कोई प्रोसीजर यूट्यूब वगैरह में है क्या, जिसको मैं गांव में भेज सकूं? यही मीटिंग हाँ, रिकॉर्ड बहुत होके बड़ी यूट्यूब कमी पे है आ मेरे। जाएगी। हाँ यही मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, हाँ जी, यूट्यूब पे आएगी। ठीक है, हम्म। ठीक है। मेरे को पर्सनली भेज देना सुषमा, है ना? जी जी। थैंक यू, और थैंक्स। जैसे सर आपने कहा है कि आप ये बनाना चाहते हैं, तो इसके अलावा आप, मैंने पिछले उसमें बताया था जीवामृत, आप जीवामृत का भी उपयोग कर सकते हैं। उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा बहुत रहती है। जीवामृत की भी मैं आपको विधि बतला दूंगा ये अपने अन्य उसमें। तो जीवामृत तो और भी आसान है और बहुत अच्छा खाद है, और ये तो खैर है ही है। ये एक से एक टक्कर के खाद अब हमको मिलते हैं जैव उसमें, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे किसान इसका यूज नहीं करते हैं, इसको बकवास मानते हैं, और उसमें मेहनत भी नहीं करते हैं, करनी नहीं चाहते, ये समझिए। जबकि देखिए ना, ये तो मैं अपना नहीं, ये वैज्ञानिक डेटा दे रहा हूँ आपको कि इसमें इतना इतना परसेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये है, मेरा द्वारा नहीं है ये पुस्तकों से मैंने प्राप्त करके बताया, वैज्ञानिकों से पता करके। हमारे कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा है होशंगाबाद जिले में, तो वहां पे इसका सब वो होता रहता है विश्लेषण। तो वही मैंने बताया, लेकिन किसान इस बार बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम कोई जैविक खाद्यान्न उत्पन्न भी करते हैं, तो पब्लिक भी इसको नहीं खरीदती है वो भी इसको बकवास समझती, अरे नाइट्रोजन अपना यूरिया, डीएपी कोई मर रहा है क्या, फालतू बकवास है। तो उसका देखिए, उसका उनको दंड इसमें मिला, ये जो महामारी फैली थी कोविड की, तो उसमें भी जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी तो वो कहाँ बच पाए बेचारे, और जिनकी स्ट्रांग थी तो वो बराबर आज भी है हमारे बीच में। तो ये बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसको कि ध्यान देना चाहिए पब्लिक को। वो ये जैसे और इस दिशा में मैडम जो काम कर रही हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग तो क्या अपने कामों में व्यस्त हो जाते, ध्यान ही नहीं देते, फिर मैडम बार बार हम लोग को जागृत करती हैं उठो शुरू हो जाओ, तो फिर हम फिर चालू हो जाते हैं। नहीं तो नहीं मैडम को बहुत साधुवाद है, बहुत धन्यवाद है मैडम को इस बात के लिए, नहीं, इतना मेरे अच्छा साथ भी कार्य कर आप रही लोग है। जैसे लोग हैं ना, मैं अकेली तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, नहीं, पर आप मैडम लोग। हमको जगाने वाला भी तो कोई हो ना, जैसे देश में वो चौकीदारी करे, हमको भी कोई चौकीदारी टैक्स हो ना उठाने वाला। हम लोग तो सोए पड़े रहते हैं, अपने अपने उसमें लग जाते काम में। ये बातें अन्य लोगों को भी तो प्रसारित होना चाहिए, ये सब आपके माध्यम से हो रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। देखिए, जनरेशन से जनरेशन मैं क्या देख रही हूँ कि हमारे पूर्वज जितनी मेहनत करते थे, एक एक जनरेशन में हम मेहनत करना कम करते जा रहे कम हैं। करते जा रहे। जैसे अगर मैं ही देख लूं तो मेरे पिताजी मेरे से ज्यादा मेहनत करते थे। तो अगर अभी मैं क्लिनिक में किसी को बोलूं कि बच्चे को सूप पिलाना, तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि रेडीमेड सूप बाजार से ले आए क्या, नॉर का सूप बाजार से ले आए क्या। मतलब सबको ना रेडीमेड की आदत हो गई है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम बचपन में हमारी माँ हमारे लिए कपड़े सिलती थी, आज तो सब कुछ रेडीमेड है। सब स्वेटर रेडीमेड, बुनते थे, आज वो भी रेडीमेड है। तो वो खाद भी रेडीमेड चाहते हैं। स्वेटर तो का चलन ही कोई, चला गया मैडम। हाँ, कोई कोई ये नहीं चाहता कि मैं इतनी मेहनत करूं और मतलब उससे दिल लगा लूं और उस खाद से, और वो कि मेरे जो ग्राहक हैं जिनके पास सब्जी जाएगी। मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है लोगों को, किसानों को, कि जिनके अच्छे दोस्त रहते हैं तो बोलते हैं भैया भिंडी मत खाना, भिंडी मत खाना, इसमें बहुत जहर है। ऐसे बोलते हैं अपने मतलब क्लोज फ्रेंड्स को।
भैया तुम जहर वाली भिंडी पूरी दुनिया को क्यों खिला रहे हो फिर? तो ऐसे किसानों को पता नहीं क्यों कब हमारे अंदर चेतना आएगी कि हम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करें। और आपको बाकी पब्लिक को भी किसानों का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो है ना, हम जो हमारे देश में नारा दिया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, इतना सही नारा था वो। हमारे देश में ना तो किसानों को इतनी रिस्पेक्ट है जितनी मिलनी चाहिए, और ना जवान को। हमारे देश में अगर किसी को रिस्पेक्ट है तो वो फिल्म स्टार्स को। ठीक है, तो हमको अपना नजरिया पूरा चेंज करना है। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर कीर्ति को। डॉक्टर कीर्ति आप हाँ हाँ, जी, हाँ जी, हाँ वीडियो जी, ऑन कर सकते हैं। हाँ हाँ, जी, हाँ जी, आप इसमें कुछ अपने व्यूज ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी। काफी अच्छा टॉपिक लगा विनय प्रताप सिंह जी का, और डॉक्टर संगीता मैडम का भी मुझे व्यू अच्छा लगा कि प्लेसेंटा का, क्योंकि मैंने भी सुना है कहीं कि पहले के जमाने में दादी नानी जो होती थी वो प्लेसेंटा को सॉइल में, मतलब अपने घर के आंगन में ला के उसको गाड़ देती थी, तो प्लांट की हेल्थ के लिए अच्छा होता था वो। और जैसा उन्होंने बताया ना कि बट प्लेसेंटा का वो रूम टेम्परेचर काफी होता है प्लेसेंटा का, तो उसको ठंडा करके, तो हो सकता है कि कई फॉरेन कंट्री में भी ऐसा यूज करते होंगे शायद, आई थिंक, कि प्लेसेंटा को डाल के, मतलब वो उसको रेफ्रिजरेट करके फिर हम अगर सॉइल में डालते हैं तो उसकी फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ेगी उस वजह से। और वर्मी कंपोस्ट के ऊपर तो काफी अच्छा इजी वे बताया उन्होंने, इजीएस्ट वे बताया कि जो भी बेरोजगार लोग हैं वो भी इसको कर सकते हैं, और जिनके पास जमीन है ना, तो वो अपना इनिशिएट, मतलब जैसे आज बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत, तो हम अपना छोटी स्मॉल स्केल लाइक ना उसको हम अपने स्वरोजगार के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक ना कि छोटा सा हमने अपना खाद बनाने का अपना वो एक शुरू किया है काम। तो काफी अच्छा सेशन रहा, है ना, थैंक यू वेरी सो मच। इंफॉर्मेटिव। थैंक हाँ यू, थैंक यू। और श्री विठल परमार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो मैं संगीता खरे जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि संगीता जी, आपको क्या अनुभव है? आप प्लांट्स में इतना इंटरेस्ट रखती हैं, तो क्या आप केचुआ खाद या केचुओं में कुछ विशिष्ट रुचि रखती हैं क्या? आपको अनम्यूट करना होगा। आपको पहले वो माइक का बटन अनम्यूट करना होगा, वो जो रेड बटन है। नमस्कार। नमस्ते। ये जो आज की जो वार्ता है, इसको वार्ता ना कह के संगोष्ठी कहना बहुत अच्छा होगा। मैं विनय प्रताप सिंह जी से बात अपनी शुरू करता हूँ। विनय प्रताप सिंह जी की वार्ता बहुत ज्ञानवर्धक रही। उन्होंने पवार खेड़ा का जिक्र किया। इससे ये मालूम पड़ता है कि होशंगाबाद के या होशंगाबाद के आसपास के हैं। तो पवार खेड़ा में एग्रीकल्चर का वो जो उन्होंने बताया वो है, और अब तो एग्रीकल्चर कॉलेज भी खुल गया है। जी उसके पहला डीन मेरा छोटा भाई, उसका पहला डीन था वहां पे। जी इसके बाद डॉक्टर संगीता, डॉक्टर राम मनोहर, डॉक्टर कीर्ति, संगीता खरे ने भी अपने विचार व्यक्त किए और इस संगोष्ठी को बड़ी ज्ञानवर्धक बनाया। डॉक्टर सुषमा रावत जो है वो ऐसी खिलाड़ी रही आज के उसमें कि कभी वो सेंटर फॉरवर्ड खेलती थी, कभी गोल पे पहुंच जाती थी, कभी एक मैं उनकी एक बात को मैंने पकड़ा है कि पहले के लोग मेहनत बहुत करते थे, और अपन किसी से बात करो तो वो अपनी बात बताता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं यूं करता हूँ, ये बताते। मैं अपने पिता का जिक्र करना चाहता हूँ। मेरे पिता एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर और सीनियर साइंटिस्ट रहे हैं। वो पढ़ाने का काम करते थे, हॉस्टल के वार्डन थे, एनसीसी में लेफ्टिनेंट थे, उसके बाद वो कैप्टन रहे, बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, लॉन टेनिस नियमित खेलते थे। मैं नहीं समझता कि एक प्रोफेसर जो है आजकल इतनी मेहनत करता होगा, मैं तो नहीं करता हूं। तो वास्तव में ये सही है कि पहले के लोग
मेहनत बहुत ज्यादा करते थे। और डॉक्टर सुषमा रावत को धन्यवाद कि उन्होंने इस आपको आमंत्रित किया। और विनय प्रताप सिंह जी, आपको जो है मैं सलाम करता हूँ, आपके ज्ञान को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और